स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। सबसे पहले इसमें आता है हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। हम सबको पता है कि सॉल्यूशन हमारा मिक्सचर होता है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। तो हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि मैंने NaCl लिया, उसको वाटर के अंदर डाला, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा एक। ठीक है, मतलब सॉल्यूट होगा आपका और सॉल्वेंट होगा, तो दैट इज योर सॉल्यूशन। जैसे मिक्सिंग सॉल्ट विद वाटर, मतलब ये तो है माइनर सी चीज कि हम सॉल्यूशन को किस तरीके से बताते हैं, राइट। जैसे सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए आपने सैंड को वाटर के साथ मिक्स किया, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइकवाइज जैसे आपने जो है वो शुगर को मिक्स किया वाटर के साथ, तो वो आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अलग अलग सॉल्यूशन जो है हो सकते हैं। अब आपको एक टेबल यहाँ पर दिया गया है, टाइप, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके एग्जाम्पल्स, राइट। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास ना सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। ठीक है, यही एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें, राइट। जैसे मान लीजिए आपका सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, तो इसमें हमारे क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट इज लिक्विड मर्करी। लिक्विड मर्करी मतलब सॉल्यूट आपका क्या है, लिक्विड है अगर, और सॉल्वेंट आपका क्या है, सॉलिड है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि लिक्विड मर्करी इन सॉलिड सोडियम। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं वो बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो सॉल्यूशन है हमारा वो मिक्सचर है दो चीजों का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो बेसिक चीज थी वो मैंने आपको बताई। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। एक आता है हमारा कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज इट। सो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को आप क्या बोलेंगे, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो कि डिसॉल्व किया जा रहा है इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास जो है सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट amount of the solvent or solution is called the strength of that solution। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए। जैसे जिसमें हमारे पास आते हैं अलग अलग चीजें जो हम पढ़ेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन है ना, ये इसमें मेन चीजें आती हैं इस चैप्टर में। जैसे मास बाय परसेंट, वॉल्यूम बाय परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, योर मोलैरिटी है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन से, राइट। मोल फ्रैक्शन से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को हम जो है स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं सबसे पहली बात तो। और जो मोल फ्रैक्शन होता है ये इसको लिखने का तरीका है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। क्योंकि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, that is number of moles of solute divided by total moles in solution। divided by क्या करना होता है, total moles। तो जैसे मान लीजिए ये जो आपका सॉल्यूट है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको आप n जो है वो मान के चलोगे, है ना, तो n के नीचे आप क्या लिखोगे, सॉल्यूट, दैट इज n सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। अब हमारा सॉल्यूशन बना कैसे, स्टार्टिंग में आपको बताया सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है ना, उन दोनों के मिलने से हमारा सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। यानी कि हमें डिवाइडेड बाय में क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरीके से आएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है ए बी सी जो है वो डिफरेंट
सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन हम लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, दैट इज मतलब ए के लिए लिखेंगे मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी के लिए लिखेंगे एक्स बी, है ना, सी के लिए लिखेंगे एक्स सी, तो इन सब का सम क्या आ जाएगा, फिर 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम समेशन एक्स आई लिख सकते हैं। समेशन एक्स आई लिखने का क्या मतलब है, समेशन जब भी हम लिखते हैं तो किसी चीज का जो एवरेज हम लेते हैं सम, है ना, उसके लिए लिखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 1। सो यहां पर मेन चीज आपको बस इतनी याद रखनी है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, मतलब जो एक कंपोनेंट है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। मतलब आपने दोनों के लेने हैं, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मास बाय परसेंट क्या होता है। तो इसको जो है वो परसेंट W बाय W से डिनोट करते हैं। एंड ये क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय परसेंट के बारे में। सो इसको देखिए परसेंट V बाय V से बताएंगे, और ये किसके इक्वल होगा, V सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है। उसके बाद मास बाय वॉल्यूम परसेंट अगर आपको बताना है, ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे, इसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नाम से ही पता लग रहा है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल वॉल्यूम है हमारे सॉल्यूशन का इन ml, ml में मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। सो पार्ट्स पर मिलियन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। नोट इट डाउन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो पार्ट्स पर मिलियन होता है ना हमारा, जो ppm होता है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all components of solution multiply by 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 10⁶, है ना, जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से है, सो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 10⁻⁶, ठीक है। तो मतलब हम पार्ट्स पर मिलियन को ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें ध्यान रखना हम डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और वो भी किलोग्राम में। So molality is denoted by small m. It is equal to number of moles of the solute
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें, किलोग्राम में। सो इसकी जो यूनिट्स आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स आप किस में लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो क्या आ जाएगा आपका मोल पर केजी, मोल पर केजी। जैसे अब एक यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, जैसे अगर आपके सामने बोला गया कि 2.5 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब होगा, व्हाट डू यू मीन बाय 2.5 मोलर सॉल्यूशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो है उनको डिसॉल्व किया गया इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद मोलैलिटी हो गया, अब पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि जो मोलैरिटी है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, ठीक है। और जो हमारा मोलैरिटी होता है कैपिटल M होता है, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको लीटर में लेंगे। देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, जब हमने पढ़ा मोलैलिटी तो हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें, किलोग्राम में, इन किलोग्राम, ठीक है। जब हमने पढ़ा मोलैरिटी तो वहां पे भी क्या बोला हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन डिवाइडेड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी यूनिट्स भी क्या आ जाएंगी हमारी, मोल, मोल लीटर इनवर्स, है ना। अच्छा अब देखिए अगर आपके पास सामने बोला कि 1.7 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1.7 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किए गए हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। लीटर में ले रहे हैं तो लीटर में क्या होगा, वॉल्यूम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज योर नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। सो इसकी जो यूनिट्स हैं अगर वो आपको लिखनी है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, तो लिख दिया इसके लिए EQ, ठीक है, और लीटर में है, वॉल्यूम लीटर में है तो डिवाइडेड बाय लीटर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स इसकी यूनिट्स में आ जाएंगे। अच्छा अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब जो इक्विवेलेंट वेट है उसको कैसे निकालेंगे, पहले तो जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय जो भी हमारा वेट होगा सब्सटेंस का वो होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट EW को कैसे निकालेंगे, सो ये इक्वल होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Z के, डिवाइडेड बाय Z इज द वैलेंसी फैक्टर, योर Z इज वैलेंसी फैक्टर, ओके। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे सामने बोला 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व किए गए हैं, इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाई, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं 0.5 नॉर्मल का मतलब हुआ 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट दे आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रही थी वैलेंसी फैक्टर, है ना, मैंने बोला कि जो मेरा इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर Z। तो बताएंगे कैसे अब वैलेंसी फैक्टर को, जैसे देखिए कुछ यहाँ पे आपके पास इस टेबल में टाइप्स ऑफ स्पीसीज दी गई हैं और उनका जो वैलेंसी फैक्टर है वो बताया गया है। जैसे कि अगर हम एसिड्स की बात करते हैं
तो एसिड्स के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ H पॉजिटिव गिवन बाय वन मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए HCl है ना, तो HCl कितने H पॉजिटिव देगा, 1। तो यहां पर हमारा जो वैलेंसी फैक्टर होगा Z वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर Z जो है वो एसिड्स के केस में क्या होता है, कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव जो है एक मॉलिक्यूल दे रहा है उसका, और बेसिस के केस में क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव दे रहा है एक मॉलिक्यूल। जैसे NaOH है, तो NaOH जो है, एक NaOH कितने OH नेगेटिव देगा, एक, है ना, एक मॉलिक्यूल इसका, तो मतलब दैट मींस वैलेंसी फैक्टर इज 1। सॉल्ट्स के केस में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी है ना, जितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है वो। आयंस के केस में क्या होता है, कितना चार्ज है उस पर्टिकुलर आयन के ऊपर, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ठीक है, और एक और चीज हमारे पास आती है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी को हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ना मोलैरिटी की टर्म में लिखना है, मतलब नॉर्मेलिटी को, तो कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज N इज इक्वल टू M इंटू जेड। N इज इक्वल टू लिख सकते हैं M इंटू जेड। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो फिर अभी आप फॉर्मूलाज वगैरह क्लियर कर लें इसके। तो ये वाला एक फॉर्मूला बताया आपको, N इज इक्वल टू M इंटू जेड, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी मिक्स द सॉल्यूशंस एंड डिफाइन डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग लॉ। देखिए यहां पे देखना, डाइल्यूशन लॉ क्या है, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग। अब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसमें पानी डाल के, है ना, सॉल्वेंट डाल के, उसमें कुछ लेट्स से वाटर अगर डाल रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, ये यूज होती है न्यूमेरिकल्स में। जैसे मान लीजिए आपको ना N1 और N2 की वैल्यू गिवन है जो कि नॉर्मेलिटी है, और एक आपको वॉल्यूम भी गिवन है, आपको बोला कि फाइनल वॉल्यूम निकालिए। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे हमारा क्या है, V1 है, और अगर आपको बोला कि फाइनल वॉल्यूम निकालिए V2, है ना, तो इस इक्वेशन से आप रीअरेंज करके निकाल पाएंगे। तो ये दोनों रिलेशन आप नोट डाउन करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और दूसरा रिलेशनशिप क्या, मोलैरिटी की टर्म में, मतलब मोलैरिटी, अगर दो वैल्यूज मोलैरिटी की बोल रहे हैं क्वेश्चन में, और वॉल्यूम की दो वैल्यूज बोल रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, तो किस तरीके से बनेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब आता है हमारा मिक्सिंग लॉ। तो यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे दैट इज M फाइनल, है ना। मोलैरिटी अगर आपको यहाँ पे लिखनी है, मोलैरिटी अगर आपको यहाँ पे लिखनी है दैट इज M फाइनल, है ना। और नॉर्मेलिटी अगर आपको यहाँ पे लिखनी है दैट इज N फाइनल, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला जो हमने इससे ऊपर पढ़ा, ये हमने पढ़ा डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशंस बन जाती हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है, और उसी तरीके से M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये बन गया हमारे पास। अब मिक्सिंग लॉ में अगर हमें यहाँ पे M फाइनल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 एंड सो ऑन, जो भी है, जैसे प्लस एंड सो ऑन M3V3, है ना, प्लस M4V4 एंड सो ऑन, इस तरीके से डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम्स हैं उनका सम, जैसे V1 है, V2 है, V3 है ना, उन सब का सम, सो V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये रिलेशन बन जाता है। और अगर आपको N फाइनल लिखना है तो यहाँ पे भी एक और रिलेशनशिप बन जाता है, मतलब नॉर्मेलिटी की टर्म में लिखना है, देन क्या बन जाता है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी है, प्लस N3V3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, दैट इज योर हेनरीज लॉ, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किस चीज के बारे में बताता है,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की इन लिक्विड, ठीक है। तो हेनरीज लॉ देखते हैं क्या बोलता है। हेनरीज लॉ आपका बोलता है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अबव द लिक्विड, solubility of a gas is directly proportional to the pressure above the liquid. ठीक है, इन अदर वर्ड्स में क्या बोल सकती हूँ कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का, है ना, जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉल एक्स होता है, मोल फ्रैक्शन इज स्मॉल एक्स। सो Henry's law states that the partial pressure of the gas is proportional. It states that the partial pressure of the gas is proportional to the मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं ना, तो मतलब जो हमारा क्या है, जो पार्शियल प्रेशर है स्मॉल पी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन हियर, ठीक है, इस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, है ना, मैंने बोला P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब मुझे क्या करना है कि यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, है ना। अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ KH, ये KH क्या होगा, दैट इज द हेनरीज कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज लॉ में इस कांस्टेंट का यूज कर रहे हो तो इसीलिए बोलेंगे इसको हेनरीज कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में आपको रिलेशन यहाँ पे बताया गया बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके, नोट इट डाउन, जहां पर P आपका क्या हो गया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और X क्या हो गया आपका, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। What is this KH here? That is your Henry's constant. That is your Henry's constant. ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है हेनरीज लॉ के लिए, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। नोट इट डाउन, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, है ना, उतनी ही कम जो है सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस की। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए आपको KH की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में और बोल दिया गया विच वन विल हैव द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, इस टाइप से, है ना। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। अब हम देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस हमारे हेनरीज लॉ की, कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, जैसे कि सीलिंग ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स एट हाई प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तो ये आपका बेस्ड है किसके ऊपर, हेनरीज लॉ के ऊपर। तो ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस हैं, मतलब एक बार आप पढ़ लेंगे इन एप्लीकेशंस को, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इसके अलावा जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, ना, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, वहां पर भी आपके पास उस केस में भी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है। तो एक तो ये वाला आ गया हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला, दूसरा आ गया डीप सी डाइवर्स वाला। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गई इसकी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? The pressure exerted by the vapor phase at equilibrium at a given temperature is called the vapor pressure of the liquid. जैसे आप यहां पर देखेंगे लिक्विड है आपका, है ना, आप लिक्विड को बॉयल करते जा रहे हो, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, है ना।
तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ना, किसी भी लिक्विड के केस में अगर हम देखें किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं उसका वेपर प्रेशर। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज द इंट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है, हम जानते हैं कि उसके अंदर दो चीजें होती हैं हमारी, एक हमारा सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जो भी आपका सॉल्यूशन है ना, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या इंट्रैक्शंस होती हैं। तो एक तो हो सकता है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, देखो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा इसके अंदर सॉल्वेंट होगा, राइट। तो एक तो आपका क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन, है ना, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को बोल दिया मैंने B और सॉल्वेंट को बोल दिया A, ठीक है। सॉल्वेंट को क्या बोला A और सॉल्यूट को बोल दिया B। तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम, BB की इंट्रैक्शन। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे इस केस में हम, A और A की इंट्रैक्शन। उसी तरीके से सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज AB का इंट्रैक्शन। इस तरीके से देखिए सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस और मिक्सिंग प्रोसेस। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ना ये सॉल्यूट ब्लैक से मान लो दिखाए गए हैं इस बीकर के अंदर, है ना। ब्लैक से मान लीजिए ये आपको क्या बताए गए हैं, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट आपको रेड से बताए गए हैं। जब दोनों का जो है वो मिक्सिंग होगा तो क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक दोनों तरीके के बताए गए हैं, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इकट्ठे हो चुके हैं। सो सॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस और मिक्सिंग प्रोसेस, लेट A and B are the two volatile liquids, A with the solvent, B with the solvent, right. After mixing क्या होगा, if the strength of, अगर आपका ना इन सब की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग जो है वो क्या है, बराबर है, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, मतलब AA का जो इंट्रैक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है BB के इंट्रैक्शन से, जो अप्रोक्सीमेटली बराबर है AB के इंट्रैक्शन के। मतलब AB इंट्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, है ना। तो इस तरीके से, तो उस केस में जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज योर आइडियल सॉल्यूशन। और जो ज्यादातर जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके एज द आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज ए आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक लॉ, दैट इज योर रॉल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, according to the Raoult's law, the vapor pressure of any component will be directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid phase. जैसे इसका रिलेशन आप देखिएगा, रिलेशन से क्लियर होगा। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, लेट अस कंसीडर सॉल्यूट हमारा A है, सॉल्वेंट हमारा B है, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे हमारा सॉल्यूशन बना देंगे। लेट से यहां पे हम एक चीज मान के चलते हैं PA नॉट, यहां पे हम मान के चलते हैं PB नॉट, राइट। देखो जो सॉल्यूट है वो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, सॉल्यूट इज अवर A एंड सॉल्वेंट हमारा क्या है, B है। तो अगर आपको वेपर प्रेशर लिखना है इसका प्योर लिक्विड A का, तो आप कैसे लिखेंगे, PA नॉट से लिखते हैं, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर अगर आपको लिखना है जो प्योर लिक्विड B है उसका अगर आपको वेपर प्रेशर लिखना है तो उसको आप लिखेंगे PB नॉट से, दैट इज योर PB नॉट। तो बेसिकली जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको कौन बताता है, उसको आपका रॉल्स लॉ बताता है, ठीक है। तो नोट इट डाउन, रॉल्स लॉ आपका रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। किसके बीच में,
दो चीजें नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगी, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए ब्लू से लिखा है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, फिर लिखा है PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, राइट। तो मतलब ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। हमारा रॉल्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वॉलेटाइल लिक्विड्स का, तो क्या बोलता है ये कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एक हमारा सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हम बता रहे हैं A से। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को आप बता दीजिए B से, ठीक है। तो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए मुझे वेपर प्रेशर लिखना है इसके केस में, सॉल्यूट A के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं वेपर प्रेशर लिखूंगी वो मैं PA से बता दूंगी, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के, मतलब उसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं कौन से कंपोनेंट की बात कर रही हूँ, सॉल्यूट A की बात कर रही हूँ, तो वहां पर अगर मुझे क्या लिखना है, वेपर प्रेशर लिखना है, तो PA से बता देंगे, ठीक है। तो ये इसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा इस केस में XA, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं बात करती हूँ दूसरे वाले कंपोनेंट की, यहाँ पे सॉल्वेंट B की, यहां पर अगर मुझे लिखना है पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पे अगर लिखना है पार्शियल वेपर प्रेशर, तो यहां पे भी हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले केस में भी हम लिख सकते हैं लाइक PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर XB, ठीक है। तो अब देखिए जब यहां से ना प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे हेनरीज लॉ के केस में तो वो हेनरीज कांस्टेंट आ जाता था, यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, उसी तरीके से दिस इंप्लाइज PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो PA नॉट आपको पता है, PB नॉट आपको पता है, देखिए PA नॉट और PB नॉट क्या है यहाँ पे, जो अभी हमने बात की थी, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा उसको हम PA नॉट से PB नॉट से बताएंगे, जैसे यहाँ पे प्योर लिक्विड A, यहाँ पे प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, जो टोटल जो आएगा हमारा वो दोनों का सम होता है ना। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल होगा वो दोनों का सम होगा, तो मतलब P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB, सच दैट ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है, नोट इट डाउन, PT इज इक्वल टू, मतलब टोटल प्रेशर जो दोनों कंपोनेंट्स का जो इंडिविजुअल जो पार्शियल वेपर प्रेशर था, दैट इज PA और PB दोनों कंपोनेंट्स का, है ना, उन दोनों का एड ऑन कर देंगे, तो PA हमारे पास क्या आ गया, PA नॉट इंटू XA, और PB क्या आ गया, PB नॉट इंटू XB, तो दोनों का हमने एड ऑन कर दिया, तो ये हमारा PT आ गया। I hope this is clear. Let's proceed. अब देखिए यहां पे हमारे पास ये वाला रिलेशनशिप बन जाता है, ये कैसे बनता है, देखिए जो हमारा XA प्लस XB होता है दैट इज इक्वल टू 1, XA प्लस XB जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे लेट्स से अभी मैंने क्या रिलेशन लिखा, दैट इज
Pt is equal to Pa naught into XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये रिलेशनशिप लिखा अभी आपके सामने, राइट। तो यहां पर अगर मुझे मान लीजिए ये जो XA है इसके प्लेस पे कुछ लिखना हो, XA के प्लेस पे, तो XA के प्लेस पे कैसे लिखूंगी, इसको मैं रीअरेंज करके, मतलब मेरे पास क्या होता है XA प्लस XB 1 के इक्वल होता है, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है लाइक आई हैव टू राइट हियर XA के प्लेस पे कुछ लिखना है, तो मतलब XA किसके इक्वल होगा 1 माइनस XB, ये ऐसे ही आएगा ना यहाँ से। तो देखिए PT इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, PA नॉट इंटू इस XA के प्लेस पे मैंने क्या लिखा 1 माइनस XB, क्लियर, प्लस आगे की सारी चीज एज इट इज, PB नॉट इंटू XB एज इट इज। तो यहाँ पे हमारा PA क्या हो गया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, PV क्या हो गया, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, ठीक है। XA हमारा क्या हो गया, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, XB क्या हो गया, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, और PA नॉट क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, ठीक है। जब प्योर की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें हम नॉट लगाएंगे, जैसे PA नॉट, PB नॉट, इस तरीके से, है ना। जब मैं बोल रही हूँ, देखो जब मैं बोल रही हूँ सिंपल वेपर प्रेशर लिक्विड A का, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी PA। जब मैंने बोला सिंपल वेपर प्रेशर लिक्विड B का, तो बता दिया PB से। और जब बोलेंगे PA नॉट, PB नॉट, तो उसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं प्योर लिक्विड A के केस में, और दूसरा मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ प्योर लिक्विड B के केस में। और P2 हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, PT इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी आपने देखा PA नॉट और PB नॉट क्या था, तो यहाँ पे आपने सिंपल देखा PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, है ना, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हुए PA नॉट PB नॉट आ गया, टोटल हमने दोनों का सम लिख दिया, है ना। फिर हमने बोला कि XA प्लस XB 1 के बराबर होता है, तो XA जो है वो 1 माइनस XB के बराबर होगा, तो यहाँ पे हमने XA की प्लेस पे लिख दिया 1 माइनस XB, सिंपल था, है ना। फिर आगे हमने ये बता दिया कि क्या क्या ये टर्म्स होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि PA नॉट क्या होता है, PB नॉट क्या है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, और इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, देखिए रीअरेंज करके, PT इज इक्वल टू PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नोट इट डाउन। ये आपको बताया गया रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रॉल्स लॉ, ठीक है। ये आपको देखिए वेपर प्रेशर वर्सेस XA के बीच में बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ये वाली जो लाइन है ये इसके एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में बता दी गई है ग्रीन से, ठीक है। और PT जो है, जो टोटल जो प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली PA प्लस PB के बराबर होगा, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सॉल्यूशंस के। सो देखिए जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, ये क्या है, सबसे पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस दैट आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट बाय द आइडेंटिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। सो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है CP है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, रिमेंबर इंपॉर्टेंट, N क्या हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सो क्वेश्चन आ सकता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन, सो दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स,
अब क्या होता है, हमारे पास अलग अलग 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा जैसे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उससे उल्टा बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है ना। एक आता है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अगेन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद सॉल्वेंट लोअर्स वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि वेपर प्रेशर हमारा कम हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब ये कैसे हो रहा है, मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने क्या किया, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको जब आप मिक्स कर देते हैं किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है उसका वो घट जाता है। जैसे मान लीजिए दो मैं आपके सामने कंडीशंस लेती हूँ, ठीक है। एक कंडीशन है मेरे पास, कंडीशन नंबर ए, इसमें मैंने लिया है सॉल्वेंट, लेट से सॉल्वेंट के तौर पे वाटर ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये था मेरा प्योर सॉल्वेंट, इसके अंदर मैंने कुछ भी चीज अभी नहीं डाली है, कोई इसके अंदर सॉल्यूट नहीं डाला है। दूसरा लेती हूँ मैं कंडीशन बी, इसके अंदर भी वैसा ही है, इसके अंदर भी सॉल्वेंट है, लेट से सॉल्वेंट के तौर पे आपका वाटर है, राइट। अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया कोई सॉल्यूट, तो क्या होगा, जो प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ऐसा ही होगा। सो वही चीज बोली गई है कि मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट with your solvent that lowers vapor pressure as compared to the pure solvent। जो प्योर सॉल्वेंट था उसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं था, है ना, एक के अंदर आपने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका क्या हो गया, उसका वेपर प्रेशर घट गया। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर घट रहा है। तो यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन बनता है, एक रिलेशन बनता है, नोट इट डाउन, पीए नॉट माइनस पीए डिवाइडेड बाय पीए नॉट, पीए नॉट minus PA divided by PA naught is equal to XB। ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है बाय रॉल्ड्स लॉ, जो रिलेशन बन के आता है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस रिलेशन में हम जो भी चीजें पढ़े हैं सिंबल्स वो क्या क्या है। तो PA नॉट आपका क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का, है ना। मैंने बोला था कि जहां पर भी नॉट लग गया तो मतलब वहां पे हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे आपको याद रखना है। तो जो PA नॉट होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। PA आपका क्या होगा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A। XB क्या होगा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए ये मोल फ्रैक्शन लिखना है, मान लीजिए, है ना, XB, तो आपको स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन का मैंने पढ़ाया, मोल फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए आपको इसके लिए लिखना है XB लिखना है, मान लो आपको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक जो कंपोनेंट है उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो, है ना, तो NB, अगर B कंपोनेंट है हमारा तो उसका हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे डिवाइडेड बाय सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A और B, उसमें एक कंपोनेंट के केस में नंबर ऑफ मोल्स है हमारे क्या, दैट इज Na, दूसरे के केस में Nb, तो क्या आ जाएगा, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। Na और Nb क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन जो भी मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो N इज इक्वल टू W बाय M, W यहाँ पे हम मान के चलेंगे जो भी गिवन मास है, डिवाइडेड बाय M हम मान के चलेंगे जो भी आपका क्या है, मोलर मास है।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो अब इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन, कोई चीज डिप्रेस हो रही है, मतलब कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज आपकी लोअर हो रही है। सो मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो है क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर भी आपने देखा कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट जो है उस सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको आप डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट कर देते हो, डेल्टा टीएफ। सो दैट इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, जो कि आपका किसके इक्वल होगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ के इक्वल होगा। सो डेल्टा टीएफ आपको पता लग गया, यहां भी आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और आपका यहाँ पे टीएफ और ये टीएफ नॉट क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपका टीएफ है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो आपके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। जब नॉट लग गया तो मतलब प्योर की बात कर रहे हैं, ऐसा ही था यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पे बात करें इस टीएफ नॉट की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और एम आपका यहाँ पे मोलैरिटी होगा। याद रखिएगा कि जो हमारा डेल्टा टीएफ होता है, यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। सो यानी कि अगर आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपको के एफ लगाना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने बोला डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय मोलैरिटी एम। सो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो के एफ आ जाएगा यहाँ पे, जो कि एक कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो एफ लिखा हमने यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एम। उसके बाद जो मोलैलिटी जो हमारा होता है, मोलैलिटी जो हमने अभी पढ़ा था, तो मोलैलिटी का ये फॉर्मूला बनता है, वो हम यहाँ पे बस लिख रहे हैं, फिर उसके बाद और कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट इज W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो ये क्या है, ये आपका इट इज नथिंग, ये मोलैलिटी के लिए ही जो इक्वेशन बनता है वो है, ठीक है। फिर M2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, मतलब ये वाला M2 निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है सिंपली। और यहाँ पे ये जो W होगा ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी गिवन मास होगा ग्राम्स में। और ये जो आपका यहाँ पे KF था, ये क्या है, दैट इज योर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये यहाँ पर कांस्टेंट था जो मैंने आपको बताया। तो मीन्स आप यहाँ से जो MB है उसको आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे मोलर मास होगा, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये अदर वैल्यूज गिवन है। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर आपको क्लियर होगा किस तरीके से, ठीक है। KF यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। KF है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज कर रहा है। सो ऐसा कब होगा, मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वही बात। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नॉट के। सो डेल्टा टीबी हमारा जो एम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे केबी आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट है। सो केबी इंटू एम, केबी आपका क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, योर केबी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
राइट। और m के प्लेस पे हम जो भी है ये मोलैलिटी है ना, उसके लिए जो भी फॉर्मूला बनता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, और m2 निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज करके देखना इन चीज़ों को, सिंपल है, मैं बता दे रही हूँ आपको, ग्रुप में भी जो है शेयर किए हैं ये PDF नोट्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए क्या रिलेशन बनता है। सबसे पहले इसको ना पाई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा CRT के बराबर होता है, ये रिलेशन नोट करेंगे, पाई इज इक्वल टू CRT। यहाँ पर पाई क्या हो गया आपका, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। C क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज द कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन। व्हाट इज R हियर, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 0.082, 0.0821, ये इसकी वैल्यू होती है। और पाई क्या बोला, CRT के बराबर बोला, ठीक है। अब यहां पर ये जो है मेरा N2/V के बराबर भी आ जाएगा, क्योंकि हम कंसंट्रेशन लेते हैं, तो कंसंट्रेशन हम किसकी टर्म में लेते हैं, मोलैरिटी की टर्म में लेते हैं। और आपको अभी अभी बताया कि जो मोलैरिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मान लीजिए N2 है, और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यानी कि वो वॉल्यूम होगा, तो C के प्लेस पे लिख दिया N2/V इंटू RT एज इट इज, राइट। अब मीन्स मेरे पास यहाँ पे कैसे निकल के आ गया, दैट इज पाई इज इक्वल टू N2/V इंटू RT, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से क्या लिखना है, पाई V निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी ना मैं इसको इसके साथ, तो पाई V क्या आ जाएगा हमारा, पाई V इज इक्वल टू NRT, ऐसे ही आएगा, पाई V क्या आ गया मेरा, NRT के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये N लिख सकती हूँ, N क्या होता है मेरे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मान लीजिए गिवन मास मेरा W है, तो यहाँ पे लिख दूंगी W2, और जो मोलर मास है वो मान लो वो मेरा M है, तो क्या लिखूंगी, M2 इंटू RT आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर आपको M2 फाइंड आउट करना है, लेट्स से M2 निकालना है, तो M2 आप यहीं से ही निकाल सकते हैं, इसको रीअरेंज करिए, M2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, दैट इज W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय दिस पाई V। सो इस तरीके से हमारा यहां से M2 भी निकल के आ गया। आई होप यू गॉट दिस। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। When a pure solvent and its solution with a non-volatile solute are separated with a semi-permeable membrane, ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे semi-permeable membrane हमारी जरूर होगी, ठीक है। Then the solvent particles pass through the membrane from the solvent side to the solution side, ये जो फिनोमिना होते हैं इसको हम ऑस्मोसिस बोल देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो प्योर सॉल्वेंट है उसको आप उसके सॉल्यूशन से सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, विद ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आर सेपरेटेड, तो जो सॉल्यूट है उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो आपको क्या करना है, जो प्योर सॉल्वेंट है और उसका सॉल्यूशन है, कि ये जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसको सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेटेड विद ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि जो हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, और सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, यानी कि जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाएंगे उस मेम्ब्रेन के थ्रू, जो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू। तो यही हमारा क्या होता है, यही फिनोमिना हमारा कहलाता है ऑस्मोसिस। एक होता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। If the external pressure becomes more than the osmotic pressure, then the net flow of solvent can be reversed. तो अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, so that is the reverse osmosis.
अब कई बार क्वेश्चन अगर आ गया तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। क्वेश्चन आता है जैसे आप देखते हो ना रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर्स वगैरह होते हैं, उनके बाहर लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनोमिना के ऊपर वो काम करते हैं। सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इसका रोल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेंट्स ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे ना जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर आपको वेंट्स ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग बताना है तो कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो वेंट्स ऑफ फैक्टर है इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आई, ठीक है। और ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। जो आई होता है ना हमारा, दैट इज इक्वल टू observed value of colligative property divided by calculated value of colligative property, ठीक है। तो जो हमारा आई आ जाएगा, यानी कि जो हमारा वेंट्स ऑफ फैक्टर आ जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो भी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिवाइडेड बाय जो भी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, है ना, उनका जो रेशियो आएगा, दैट इज द वेंट्स ऑफ फैक्टर। इन अदर वर्ड्स एक और इसका रिलेशन बनता है, दैट इज आई इज इक्वल टू एम सी बाय एमओ, यानी कि आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू, एम सी मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास divided by observed molecular mass, that is equal to calculated molecular mass divided by observed molecular mass। एक और इसका होता है कि I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association और dissociation। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू वेंट्स ऑफ फैक्टर, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। एक तो बोल रहे हैं आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। डिवाइडेड बाय में बिफोर की बात करेंगे बस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो तीन तरीके से हम बता सकते हैं वेंट्स ऑफ फैक्टर आई को। एक तो क्या बोला, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय जो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, डिवाइडेड बाय जो भी उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो। दूसरा मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से बता देंगे, दैट इज द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तीसरा जो है हम इसकी टर्म में बता देंगे, दैट इज आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। याद रखना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फॉर एसोसिएशन जो आई होता है उसकी वैल्यू होती है लेस देन 1, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेंट्स ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू लेस देन 1। दूसरा आता है फॉर डिसोसिएशन, जो वेंट्स ऑफ फैक्टर आई होता है उसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, दैट इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए
ये इक्वेशंस आती है ना हमारे पास, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, है ना। तो उन इक्वेशंस को अगर आपको रिलेट करना है इससे वैन सॉ फैक्टर से, तो ये इक्वेशंस बन जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से, ऐसा कुछ रिलेशनशिप पढ़ा था। पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से, है ना। अगर आपको वैंड्स ऑफ फैक्टर आई की टर्म में इसको लिखना है तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई में कर दिया बस, सिंपल। इन द सेम वे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में भी देखिए, जो भी हमने रिलेशन लिखा उसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी वैसे ही होगा सेम, ठीक है। जैसे हमारा आया था जो डेल्टा टी बी है वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया था तो हमने के भी लगा दिया था, जो कि कांस्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में भी वैसे ही बन जाता है आई से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे भी एम, यहाँ पे हमारा वो था, हमने इसको ऐसे भी लिखा था ना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। कंसेंट्रेशन को हम मोलैरिटी की टर्म में लेते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस आते हैं हमारे इन द एप्लीकेशंस ऑफ द वैंड्स ऑफ फैक्टर। जैसे सबसे पहले आता है हमारा केस नंबर 1, दैट इज एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इस रिलेशनशिप को नोट कर लीजिए, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। अल्फा क्या हो गया यहां पे, दैट इज द डिग्री ऑफ अल्फा, यहां पे क्या होगा, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये होगा हमारा यहां पे अल्फा। ओके अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं हमारे एसोसिएशन केस के, जिसमें मींस एसोसिएशन होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि बेंजोइक एसिड इन बेंजीन या फिर एसिटिक एसिड इन बेंजीन। नेक्स्ट आता है हमारा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का। डिसोसिएशन में तो यहाँ पे ये रिलेशन बनता है, इसको नोट कर लीजिए, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहां पे आपका अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और एक मैंने जनरल सी बात आपको बताई कि एसोसिएशन के लिए वैंड्स ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू लेस देन 1 और डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सो ये देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया दैट इज एसोसिएशन के लिए आई लेस देन 1, डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1। और ये वाले रिलेशनशिप भी बताए कि आई इज इक्वल टू एम कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय एम ऑब्जर्व्ड। जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे मॉलिक्यूलर मास की डिवाइडेड बाय जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी आपके मॉलिक्यूलर मास की। बाकी ये सारे रिलेशनशिप हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक टॉपिक हमारा यहाँ पे रहता है, देखिए जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी एक बात, जो ए बी इंट्रैक्शंस हैं, है ना, और ए इंट्रैक्शंस हैं और बी बी इंट्रैक्शन है लगभग बराबर है, ऐसा होता है आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता है ना। तो अब नॉन आइडियल को भी दो में कैटेगराइज किया गया है, एक तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से वो, और दूसरा जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो वाले, ठीक है।
तो जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा उसमें क्या होगा, जो ए बी इंट्रैक्शंस होंगी ना वो वेरी वेरी लेस होंगी ए और बी बी इंट्रैक्शन से, ये याद रखना है। नेगेटिव डेविएशन के केस में जो ए बी इंट्रैक्शंस होंगी वो वेरी वेरी ग्रेटर होंगी ए और बी बी इंट्रैक्शंस के कंपैरिजन में। क्लियर। सेकेंड चीज, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो डेल्टा एच मिक्सिंग होता है वो भी जीरो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होता है आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए। जबकि जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके केस में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, अब उल्टा करके इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ऊपर वाले पॉइंट में वेरी वेरी लेस, ई बी इंट्रैक्शंस वेरी वेरी लेस, है ना। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो डेल्टा वी मिक्सिंग, राइट। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, मतलब कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए। आइडियल सॉल्यूशंस में एग्जांपल जैसे कि बेंजीन और टोल्यून का सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ना हमारे, वो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन एक तो आ जाएंगे, और दूसरा बेंजीन और टोल्यून का सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, जैसे कि आपका एन हेक्सेन एन हेप्टेन का जो सॉल्यूशन है, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के आइडियल सॉल्यूशंस में। अब पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं रॉल्ड्स लॉ से, उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, एसीटोन और इथेनॉल, है ना। एसीटोन और CH2 दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड, नेक्स्ट वाटर और मिथेनॉल। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद नेगेटिव डेविएशन वाले में देखिए, यहाँ पे ना जब मैंने बोला एसीटोन और इथेनॉल तो इसको रखा पॉजिटिव डेविएशन वाले में। जब मैं बोलूंगी एसीटोन के साथ एनिलीन, जब बोलेंगे एसीटोन और एनिलीन तो ये नेगेटिव वाला बन जाएगा। उसी तरीके से एसीटोन प्लस CH2 पॉजिटिव वाले में था, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म नेगेटिव वाले में आएगा। ठीक है। अच्छा, जब मेरा मिथेनॉल वाटर के साथ था तो पॉजिटिव वाले में था। जब मेरा मिथेनॉल CH3OH किसके साथ होगा, एसिटिक एसिड के साथ होगा, दैट इज CH3COOH के साथ होगा, तो ये नेगेटिव डेविएशन। एक दो बार आप एग्जांपल्स पढ़ेंगी तो आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे ये। और मेन चीजें मैंने बताई, जैसे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से डेल्टा एच मिक्सिंग और ये इंट्रैक्शंस वगैरह से रिलेटेड। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे यहाँ से आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ द बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। यहाँ पे KF की वैल्यू आपको गिवन है। सो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें जो है गिवन क्या है और क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे देख लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि हमें यहाँ पे W निकालना है और हमें जो है वो मोलर मास गिवन है। तो मोलर मास मान लीजिए M है ना। तो M हमें गिवन है 256। मान लीजिए ये M2 हम मान लेते हैं जो मोलर मास है, और जो हमें निकालना है मास ऑफ द कंपाउंड उसको हम मान लेते हैं W2। ठीक है, और हमें बोला गया है to lower its freezing point by 0.48 केल्विन। तो यानी कि ये जो डेल्टा TF हमारा होगा ये क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट है ना, जब बात कर रहे हैं लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यानी कि ये हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हमारा कितना दिया गया है, 0.48 केल्विन दिया गया है। अच्छा, और हमें जो है यहाँ पे बोला गया है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ द बेंजीन। तो यानी कि एक हमें देखिए W1 हमें गिवन है ना, 75 ग्राम गिवन है। मास हमें उस कंपाउंड का निकालना है जिसको हम W2 मान लेंगे, और मोलर मास हमें गिवन था 256 जिसको हम M2 मान लेंगे।
ठीक है, और हमें के एफ की वैल्यू भी गिवन है। तो आपको फॉर्मूला जो पता है ना उसी का सिंपली यूज करना है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था फॉर्मूला। देखिए डेल्टा टी एफ के लिए हमने क्या पढ़ा, दैट इज के एफ मल्टीप्लाई बाय क्या होता था हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए हम ऐसे लिखते थे W2 डिवाइडेड बाय M2, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसमें मल्टीप्लाई बाय W1। सिंपल, बस याद कर लीजिए। मोलैलिटी में कैसे लिखते थे W2, है ना, डिवाइडेड बाय W1 आएगा, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में नीचे आएगा M2, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर। अच्छा, अब आपको निकालना क्या था, W2 निकालना है यहाँ से। तो W2 निकालना है तो इसी को रीअरेंज करेंगे, इसी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो इसको कर कीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाय में हमारा क्या आ जाएगा के एफ इंटू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है उसकी जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, जो कि कितनी है 0.48 है। तो पुट कर दी 0.48 मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू कितनी है 256, ये भी पुट कर देंगे, इनटू W1 की वैल्यू कितनी है 75, ये भी पुट कर दी, KF की वैल्यू है 5.12, ये पुट कर देंगे इनटू 1000। तो सॉल्व करके देखिएगा, इसको आंसर आ जाएगा 1.8 ग्राम, दैट इज 1.8 ग्राम। तो इस तरीके से यूज करना है फॉर्मूला। जैसे एक अदर क्वेश्चन है यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि आपके पास ये है, ग्रुप में आपको शेयर कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप थोड़े बहुत ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे बोला गया है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात हो रही है, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 180, है ना, निकाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और हमें जो है यहाँ पर जो जो चीजें गिवन है, W2 गिवन है 0.520, ठीक है, डिजॉल्व इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर। W1 भी गिवन है, निकालने को क्या बोला है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो मतलब पहले तो हमें डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला ये होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे सिंपल, तो यहाँ से देखिए आपका डेल्टा टी भी निकल के आ जाएगा। अब आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं, अगर देखिए आपके पास जो है डेल्टा टी बी है, सो आप जो है टीबी को फाइंड आउट कर सकते हो। रिमेंबर फॉर्मूला क्या बनता है, टीबी इज इक्वल टू टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ये जो हमारे पास डेल्टा टीबी था ये यहाँ से निकल गया था, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज में, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आंसर। तो ये वाला रिलेशनशिप भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 31 ग्राम ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन द 500 ग्राम ऑफ वाटर। KF आपके पास दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको निकालना क्या है, TF निकालना है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जो डेल्टा TF है उसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, उसको यूज करेंगे यहाँ पे भी, जो हमारा जो डेल्टा TF है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, सो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा। ये देखिए KF हमारा 1.86 दिया गया था, है ना, बाकी सारी वैल्यूज को डालेंगे तो डेल्टा TF माइनस TF नॉट माइनस TF के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा जो TF है वो क्या निकल के आता है, TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो फॉर्मूलाज है ना उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। And in this way we have completed this chapter. Thank you so much. That's all for today.